हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर को आप लोग देखे थे और आप लोग का जो देखने का जो मतलब फ्लो है बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि जिस दिन आपका वीडियो अपलोड होता है उसी दिन देखें, क्योंकि रोज़ रोज़ यदि उसको आप क्या करेंगे, रोक के रखेंगे या फिर बोलिएगा कर लेंगे बाद में देखा जाएगा, तो ये गड़बड़ है, फिर आपका ही बोझा बन जाएगा। इसलिए और दूसरी बात है कि जब तक आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आगे का लेक्चर जो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो पिछला लेक्चर को यदि आप देख के रहेंगे, कंप्लीट रहेगा आपका, तो आगे वाला लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लेक्चर आपको दिए जाते हैं उसको सबसे पहले आप उसको देखें, और यदि कहीं कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, चौथा बार में तो ज़रूर समझ में आएगा, है ना। तो वैसे तो आपको जितना हो सके आप लोगों को मतलब सरल करके बताया जा रहा है, और आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप कितना मतलब अनुशासित होकर पढ़ते हैं या फिर कितना आपका फोकस उस पर है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फ्राइडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को यदि आप देखें तो वहाँ पे आया था फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the charge or electricity passed through the electrolytic solution। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा आप चार्ज देंगे उसके अनुसार आपका मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी देखे थे, तो कुछ आपका डेरिवेशन उसमें जो था उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आया था आपका m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया था आपका q, तो m इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आया था आपका जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट Q, ये आया था। फिर बताया गया था Z इज इक्वल टू होता E बाय F, F यहाँ फैराडे कांस्टेंट है, और Q इज इक्वल टू होता है आपका, इसको इक्वेशन 1 मान लें, तो Q इज इक्वल टू होता है आपका I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। अब इसको यदि इसमें एक में पुट कर दिया जाए ये दोनों के वैल्यू को, है ना, तो एक फार्मूला और आपको मिल जाएगा, m इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू टी बटा एफ। फिर बताया इसको इक्वेशन यदि 2 माने तो फिर बताया गया था E इज इक्वल टू होता है आपका एम डब्ल्यू बटा एन एफ, एम डब्ल्यू बटा एन एफ। तो उसको यदि पुट कर देंगे, E का वैल्यू यदि इसमें 2 में पुट कर दें तो एक फार्मूला और आ जाएगा आपका, क्या, एम डब्ल्यू इंटू आई इंटू टी बटा एफ इंटू एन फैक्टर। तो इस तरह की बात है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि इतना तक भी ध्यान में रखते हैं तो फ्राइडे के सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से समझ सकते हैं। तो सिंपली आपको बताएंगे फ्राइडे के सेकेंड लॉ क्या होता है, आपको फिगर से भी बताया गया था जाएगा। तो देखिए फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है कुछ नहीं है, आपका फर्स्ट ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे 2 आपका अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया गया है, 2 अलग अलग कंटेनर लिया गया है, 2 अलग अलग आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया गया है, और दोनों में जो है आपका इलेक्ट्रोड डाला गया है। उसके बाद सेम बैटरी से उसमें हम लोग करंट को पास करते हैं। तो पास करने के बाद ये पता चलता है कि मतलब जो मास डिपॉजिट हुआ है डिफरेंट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड पर, वो क्या होता है, एक दूसरे के आपका इक्वल होता है, एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल। तो इससे कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे जो वेट होगा, मास होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इक्विवेलेंट वेट। क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, आपका अलग से लेक्चर भी बना दिया गया है। आपको करना क्या है, ध्यान में सिर्फ रखना है कि मतलब जो भी लेक्चर दिए जाते हैं उसको मतलब ईमानदारी से, सबसे पहले तो आपको आप में ईमानदारी, आप यदि स्टूडेंट हैं, रियल स्टूडेंट हैं, तो आप में ईमानदारी होनी चाहिए। जब तक आप में ईमानदारी नहीं आएगा और जो पढ़ते हैं आप लोग अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी समझ के नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपसे नहीं होगा, है ना। एक होता है ना कि मतलब बोल रहा है तो चलो पढ़ लेते हैं,
ऐसा नहीं होता है। मतलब आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है कि जो भी सिलेबस है आपको उसको हर हाल में पूरा करें, कवर करें, समझने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम आपका बार बार नहीं आएगा, एक बार आएगा और उसी में अपना जो है क्षमता को दिखाना, अपना एफिशिएंसी को दिखाना है आप लोग को, है ना। तो इस तरह की बातें हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए बच्चे इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले थे आपका, या कर रहे थे, फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, एक बार ध्यान से देखिए, फिर आपको प्रैक्टिकली बता दिया जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिकली बता दिया जाएगा कि आखिर ये थ्योरी आया कैसे, ये थ्योरी आया कैसे, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, ये भी जो है आपका बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, है ना, दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में यही फर्क है कि यहाँ से आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछ देता है। क्या पूछ देता है, न्यूमेरिकल पूछ देता है। अब बोर्ड में आपको क्या पूछता है, यदि 2 मार्क्स पूछा तो सीधा पूछेगा फ्राइडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से आप क्या समझते हैं। फ्राइडे के वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम से आप क्या समझते हैं, और कोई अंतर है नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, लिखना है। तो सबसे पहली बात होता है कि आप जो है इसको ठीक से समझें, ध्यान से समझें, क्या बोला जा रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करें। जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे ऐसे आएंगे, जैसे वैद्युत अपघटन, तो विद्युत धारा तो सुने थे, लेकिन वैद्युत क्या है, वही विद्युत है, मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करके किसी को तोड़ना, है ना। तो वियोजन आएगा, संयोजन आएगा, तो संयोजन मतलब जुटना, वियोजन मतलब टूटना। वैद्युत अपघटन का मतलब जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो आयनों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, या तो करंट के द्वारा या फिर किसी सॉल्वेंट में डालने से। तो इस तरह की बात है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं, तो आपको यहाँ समझना है, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करना है, उसके बाद ये आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। तो मतलब ये जो है आपका, ये जो देख रहे हैं आप, फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको पूरा तोड़ के बता दिया जाएगा अभी, और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक से, क्योंकि एग्जाम में आता है इसीलिए, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करें, बस, और कोई बात नहीं। तो फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फ्राइडे के बारे में थोड़ा समझ लें कि फर्स्ट में तो देखें कि भाई चार्ज जितना देंगे, चार्ज जितना पास करेंगे उतना मास डिपॉजिट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ फ्राइडे ने क्या किया, सबसे पहले समझिए, 2 अलग अलग कंटेनर लिया, 2 अलग अलग कंटेनर लिया, और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड डाला और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डाला। दोनों में इलेक्ट्रोलाइट अलग है, तो उसका इलेक्ट्रोड, पहला बर्तन मान लिया ये है, तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट अलग होगा, इसका इलेक्ट्रोलाइट अलग होगा। और दोनों में जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट लिए, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड डालेंगे। इधर मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट लिए, तो सिल्वर का क्या डाल देंगे, इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे, और दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। क्या किया, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बैटरी लिया, अब बैटरी से क्या किया, करंट प्रवाहित किया। उसके बाद देखा मास कितना, दोनों पर अलग अलग इलेक्ट्रोड पर मास कितना डिपॉजिट हो रहा है। तो दोनों को जब तौला गया तो दोनों का वेट जो है बराबर आ गया। दोनों का वेट क्या आ गया, बराबर आ गया। बराबर आ जाने से यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकला कि जो यहाँ पे जो होता है कि आपका जो है कि जितना ज़्यादा करंट देंगे, करंट जो है यहाँ ये क्या बोलते हैं, आपका जो मास है वो इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा, इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा। मतलब तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है, और कुछ नहीं। तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, when the same quantity या सेम अमाउंट लिख सकते हैं, सेम क्वांटिटी और सेम अमाउंट, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं।
डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देन उसके बाद क्या लिखिएगा, कोमा, द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। तो जो मास निकल के डिपॉजिट होगा वो केमिकल इक्विवेलेंट के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है कि डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दो अलग अलग कंटेनर, और दोनों कंटेनर के पास आपका इलेक्ट्रोलाइट के अनुसार क्या है, इलेक्ट्रोड है। उसको सीरीज में यदि जोड़ दें और उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ करंट, मतलब बैटरी यदि सेम है तो करंट भी सेम जाएगा, टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जब डालेंगे तो मास जो डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही बोल रहा है यहाँ पे, और कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, when the same quantity or same amount of electricity, when the same quantity या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और चार्ज भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इच पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स। कहाँ जमा होगा, इलेक्ट्रोड पर होगा। इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट, या केमिकल नहीं लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है केमिकल इक्विवेलेंट का वो केमिस्ट्री में ही होता है, तो इसको केमिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। और इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, इक्विवेलेंट वेट बोलिए या फिर केमिकल इक्विवेलेंट बोलिए, दोनों सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बटा एन फैक्टर और वैलेंसी। ठीक है, ये आपको बता दिए थे। इतना बात यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आपको जो बताया जाता है, तो लेक्चर जो है सीरियल वाइज देखें, आप सीरियल वाइज लेक्चर देखें तो आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं। आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड में, कोई नहीं रोक सकता। और अभी तो देखते हैं बच्चे लोग थोड़ा ठंडा हो गया, शुरू में जब पढ़ा रहे थोड़ा जोश था कि पढ़ो पढ़ो, अभी देखते वीडियो ही बहुत, मतलब कहाँ बहुत बच्चे बोलते तो अभी तक कहाँ सर पूरा नहीं हुआ अभी तक, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ठंडा मत पड़िए आप लोग, क्योंकि आपका एग्जाम होना है तो होगा ही, एग्जाम जब होना होगा हो जाएगा, तो अपने तरफ से प्रिपेयर्ड रहें। अब यदि आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपका नोट्स रेडी होना चाहिए, उसको याद कीजिए, उसके आधार पे क्वेश्चन बैंक खरीदिए, क्वेश्चन बैंक को क्या कीजिए, उलटिए, जो जो चैप्टर पढ़ाए हो चुका है उसका क्वेश्चन उससे निकालिए, उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए अपने से। या कोई डेरिवेशन है, जैसे फिजिक्स भी पढ़ाया जा रहा होगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया, सब क्लासेस चल रहा है, आपका ऑनलाइन चल रहा है, सब तो वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं, डाल ही रहे हैं, कोई लाइव दे रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर, जिसका जैसे सुविधा है आपके लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आपको काम क्या है कि टाइम आप रूटीन बना ले, एक आप क्या करें, एक रूटीन बनाएं ज़बरदस्त तरीके से, उसको फॉलो करें। मान लीजिए डेरिवेशंस हैं जो 5 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं, उसको क्या करें, उसको अलग कर लें। अलग करने के बाद एक मतलब रोज़ एक बार उसको देखें, अपने से बनाने की कोशिश करें, अपने कोई न्यूमेरिकल्स है उसको अपने तरीक़े से बनाने की कोशिश करें, या बिना देखे बनाने की कोशिश करें। तो इस तरह से जब करेंगे तो आपको क्या है, एक तरह के अंदर से खुशी मिलेगी और मज़ा आएगा, पढ़ने का मज़ा कुछ और होगा। अब बच्चे तभी खुश होकर देखेंगे वीडियो अभी जो बनाया जा रहा है, या फिर जो भी वीडियो हो, जब वीडियो को आप सीरियल वाइज देखिएगा, एक एक लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो देखने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा। लेकिन बीच बीच से यदि लेक्चर देखते हैं तो दिक्कत है। यदि बीच बीच से आप लेक्चर देखते हो तो समझने में दिक्कत हो सकता है आपको, क्योंकि पिछला जो चीज़ है वो आपके पास नहीं है, आगे डायरेक्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो यहाँ कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, जिसके वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जितने भी वीडियोज हैं, आपको तो पहले बता दिया गया, जल्दी से उसको देखें, रात दिन करके देखें उसको, और जल्दी से नोट बना लें। ठंडा मत पड़िए आप, ठंडा पड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए अब हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब रासायनिक तुल्यांकी भार, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
फैराडे के वैद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का हिंदी क्या हो जाएगा, फैराडे के वैद्युत अपघटन। तो यहाँ जो वर्ड आता है हम लोग ये बोलचाल में रोज यूज करते हैं क्या? तो साइंस का कुछ कुछ लैंग्वेज हमें भारी क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में उसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन यूज यदि करना शुरू कर लें तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचिए, जैसे वैद्युत अपघटन है, आपके घर में है कि नहीं? हाँ है। NaCl क्या है आपका? वैद्युत अपघटन है। क्या है आपका? वैद्युत अपघटन है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार, जब विद्युत धारा के समान मात्रा है ना, अलग अलग वैद्युत अपघटनी विलयनों से गुजरती है, या अलग अलग वैद्युत अपघटन से गुजरती है, या अलग अलग वैद्युत अपघटनी विलयनों से गुजरती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या जमा होने वाला विभिन्न पदार्थ के द्रव्यमान, तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त, लिबरेट का मतलब मुक्त, और जमा होना को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? डिपॉजिट, है ना। आप लोग जैसे बैंक में जाते हैं तो पैसा जमा किया तो क्या बोले? पैसा डिपॉजिट किए। यदि निकाले तो क्या बोले? डेबिट किए। तो कहने का मतलब डिपॉजिट का मतलब जमा होता है, लिबरेट का मतलब मुक्त होना। यदि गैस है तो गैस क्या होगा? मुक्त होगा। तो मुक्त या जमा होने वाले विभिन्न पदार्थ के द्रव्यमान, अलग अलग जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। उसके तुल्यांकी भार के समान, उसके रासायनिक या फिर सिर्फ बोल सकते हैं तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। तो देखने में आपको इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ दिमाग में याद रखना है कि डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अच्छा, डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। फिर क्या करना है? उसमें जो करंट हम लोग डालेंगे तो करंट सेम अमाउंट में डालेंगे। करंट क्या करेंगे? जैसे 5 एम्पियर डाल रहे हैं तो दोनों के लिए 5 ही एम्पियर होगा, 10 एम्पियर डाल रहे हैं तो दोनों के लिए 10 ही एम्पियर होगा। तो दो अलग अलग डिफरेंट जो है वैद्युत अपघटनी विलयन है या वैद्युत अपघटन है, उसमें सेम अमाउंट ऑफ जब करंट डालेंगे तो मास जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि मास जो है चार्ज के समानुपाती होता है, करंट, है ना। और यहाँ क्या बोल रहा है? मास जो है इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होता है। करंट क्या देना है? सेम अमाउंट देना है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब सेम अमाउंट में करंट डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट पर जो डिपॉजिट होगा मास, जमा होगा मास, वो आपका इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा। उसका मास जो है इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा। तो इसको क्या करें आप लोग? फटाफट क्या करें? इसका जल्दी से आप इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मेन चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझाने जा रहे हैं। तो मेरे पास तो यहाँ लेबोरेटरी नहीं, तो आपको दिखा देते प्रैक्टिकल करके कैसे हो रहा है, कैसे आया थ्योरी, है ना। तो चूँकि हमारे पास प्रैक्टिकल, हम लोग प्रैक्टिकल करते नहीं हैं। हम लोग ज़्यादा पर क्या, किस पर विश्वास करते हैं? थ्योरी पर। इसलिए हम लोग को तो ज़्यादा डाउट भी होता है। यदि हम प्रैक्टिकल सामने देख लें, कर लें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करें? यदि आपके पास प्रैक्टिकल का सामान नहीं भी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली तो सोच सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली। तो साइंस तो क्या है? प्रैक्टिकली सोचिए, तो आपका काम हो सकता है, आसान हो सकता है। तो चलिए इसका फटाफट क्या करें? स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी से समझा दिया। अब क्या करना है? इसका प्रैक्टिकल देखिए, कैसे ये थ्योरी आया, कहाँ से आया, ये जानना जरूरी होता है। अब देखिए कैसे आया। सपोज कीजिए आप दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ZnCl2 ले सकते हैं, ZnSO4 ले सकते हैं, CuCl2 ले सकते हैं, CuSO4 ले सकते हैं, AgNO3 ले सकते हैं, CuSO4 ले सकते हैं। मतलब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। यहाँ सोचना नहीं कि सर ये लिया तो हम भी यही लेंगे, नहीं, कुछ भी हो सकता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करना है? अब इस एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने कैसे किया, अब इसको समझना है कि माइकल फैराडे ने क्या किया,
माइकल फैराडे ने क्या किया। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया माइकल फैराडे, समझाने के लिए तो कुछ नहीं, फिर भी देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब मान लें इसमें AgNO3 रखा हुआ है, AgNO सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, इसमें मान लें CuSO4 है, CuSO4 है। अब इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे। अब मान लीजिए आप AgNO3 है, ये AgNO3 है, तो इसमें Ag का 2 इस तरह का क्षण होता है, साफ करके पूरा बढ़िया से साफ करके रगड़ करके क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे। कितने इलेक्ट्रोड डाल देंगे समझिए, 2 Ag का रॉड छड़ इसमें डाल देंगे, 2 इसमें डाल दिए। और ये कॉपर सल्फेट है तो इसमें कॉपर का 2 रॉड इसमें डाल दिया जाएगा। और डालने के बाद दोनों को क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे एक बैटरी लगा के। आप एमीटर भी लगा सकते हैं कि करंट कितना दे रहे हैं, एमीटर भी आप लगा सकते हैं। रेस्टेट आता है, रेस्टेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस घटाने बढ़ाने के लिए, तो आप उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कुछ देर पास करेंगे करंट। दोनों में तो जो सेम बैटरी है तो करंट दोनों में क्या होगा, सेम ही पास होगा। तो पास करने के बाद कितना मास डिपॉजिट हुआ, क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें भी कुछ मास डिपॉजिट हुआ, इसमें भी हुआ। अब इसको क्या करेंगे, रगड़ के, उसको रगड़ के अलग कर लेंगे, जो जमा हुआ रगड़ के अलग कर लेंगे। और सिल्वर का कॉपर का दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, सुखा लेंगे, इसको साफ कर लेंगे, रगड़ लेंगे। और जो पाउडर बचेगा वो दोनों को क्या करेंगे, तौलेंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। यदि एक्सपेरिमेंट करने का सामान यदि रहता तो आपको बहुत मज़ा आता, इतना रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको चलिए प्रैक्टिकली बताते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, समझिए। 2 कंटेनर, चलिए प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिया गया, 2 कंटेनर लिया गया। बहुत ही सिंपल है, ट्राई करते हैं आपको सिखाने का कि दिमाग में आ जाए कि आखिर ये थ्योरी आया कहाँ से। फिर इसका फार्मूला भी आपको डिराइव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर आपका ये है। आ रहा है बात समझ में? 2 कंटेनर लिया गया है ना। एक कंटेनर ये है, 2 अलग अलग बर्तन है, 2 अलग अलग क्या है, बर्तन है। ठीक है, 2 अलग अलग कंटेनर ले लिया। इसमें मान लिया जाए, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो है AgNO3 और ये सॉल्यूशन मान लिया एक्वस, पानी में घोल के इसको डाल दिया, इसको पानी में घोल के इसमें डाल दिया गया। और ये जो सॉल्यूशन है वो मान लिया जाए CuSO4 है और ये भी क्या है, एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस। आ रहा है समझ में? 2 कंटेनर हमने लिया, एक में किसका सॉल्यूशन डालें, AgNO3 का, और एक में डालें CuSO4 का। ठीक, जिस कंटेनर में AgNO3 है उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लेंगे और दोनों Ag का लेंगे। किसका लेंगे, Ag का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप लोग को बता चुके हैं कि एक ही कंटेनर में करवाते हैं हम लोग, एक ही कंटेनर में आपका करवाते हैं। सेम मेटल पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ये आपका Ag का है, एक और लेंगे, ये भी क्या है आपका Ag है। फ्राइडे के फर्स्ट लॉ में देखे होंगे आप लोग, एक ही कंटेनर में हुआ था, तो एक इलेक्ट्रोड आपका ये। ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन है यहाँ पे क्या, AgNO3 है, भर देंगे, भर दीजिए। आ रहा है समझ में? यदि नहीं समझ में आता तो कमेंट करें। ठीक है, इसमें भर दिया गया। अब चलिए, या और ये जो आपका जो इलेक्ट्रोड है ये Ag का लिए है। किसका लिए है, Ag का।
और यहाँ CuSO4 है तो किसका लेंगे, कॉपर का। कुछ कुछ बेसिक बातें आपको पहले से भी पता है ना। आप तो शायद बहुत पुराने हो गए हैं इस मामले में, और होशियार भी बहुत ज़्यादा हैं आप लोग। थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेस डालिएगा या इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे भी माना जाता है कि हम जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो सनई सनई मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग दिया मिला है तो क्या करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, नहीं तो सनई सनई क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या भरा हुआ है बच्चे, इसमें भरा हुआ है आपका CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। बोलिएगा सर ये खंभा किसका है, तो कॉपर सल्फेट तो किसका लेंगे, ऑब्वियस ही बात है कॉपर का होगा। किसका होगा, कॉपर का। तो बोलिएगा ये क्या है, तो दोनों कॉपर का होगा ना, ये दोनों कॉपर का और ये दोनों किसका, Ag का। किसका, Ag का। अब चलिए इसको सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये टर्मिनल सीरीज, बैटरी को सीरीज करने आता है ना आप लोग को, हाँ सीरीज करेंगे। तो ये टर्मिनल जो है प्लस माइनस, जैसे बैटरी जोड़ते हैं ना, एक टर्मिनल आगे रहा प्लस माइनस, फिर क्या जोड़ते हैं, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, ऐसे जोड़ते हैं ना। टॉर्च में बैटरी डालें कभी, देखिएगा। तो सीरीज में जोड़ रहे हैं, क्या करें, तो जोड़ने के लिए तो तार चाहिए ना। जोड़ने के लिए क्या चाहिए, तार, वायर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इस टर्मिनल को आप आराम से, इस टर्मिनल को आराम से आप किसके साथ जोड़ दें, हाँ इसके साथ जोड़ दिए, कोई दिक्कत। और ये जो टर्मिनल दिख रहा है बच्चे, ये जो टर्मिनल है, अरे यार लाइन सीधा नहीं होता है, दिमाग खराब हो जाता है, हरमा टेढ़ा। अब देखिए, ये टर्मिनल को इससे जोड़ देंगे, और इसमें क्या करेंगे, बैटरी लगा दें। साथ साथ क्या जोड़ दिए, बैटरी। ध्यान से समझिएगा। तो ये साइड वाला तो क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। ये तो पहले से पता है बच्चे, ये है आपका कैथोड। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल, एनोड। ये क्या हो जाएगा आपका, एनोड। तो ये बच्चे ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए, जब ये एनोड है तो ये क्या होगा, कैथोड। समझिए, ये एनोड है तो ये क्या होगा, कैथोड। तो यहाँ चार्ज होगा नेगेटिव। और जब ये कैथोड है तो ये क्या होगा, एनोड, चार्ज पॉजिटिव। आया समझ में, आ रहा है समझ में। तो दो कंटेनर लिए, एक में AgNO3 का सॉल्यूशन भरे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दूसरा में CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिए। AgNO3 वाला में इलेक्ट्रोड क्या डाले, Ag का 2 इलेक्ट्रोड, चूँकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना तो एक ही में इलेक्ट्रोड डिप किया जाता है। और CuSO4 में Cu का 2 इलेक्ट्रोड डाले। तार लेंगे, तार मतलब समझ में आता है ना, वायरिंग जो किया हुआ आपके घर में, तार लेंगे और दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे। तो प्लस माइनस ऐसे जुड़ता है। तो इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया। तो ये साइड कैथोड होता है, तो ये साइड क्या होता है, एनोड होता है। समझिए बात को। तो एनोड पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। जब ये एनोड हो चुका है, इस कंटेनर का एनोड हो चुका है, तो ये एनोड नहीं हुआ, ये क्या कहलाएगा, कैथोड। इसका अपोजिट इधर आएंगे, तो ये जब ये कैथोड हो सकता है तो हो गया, तो ये क्या होगा, एनोड। सीरीज में जुट गया बैटरी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, यदि होगा तो भूलिएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया गया, ये टर्मिनल इससे, ये टर्मिनल, इसको एनोड बोले,
तो आपको पता है इधर कैथोड लेते हैं, इधर एनोड लेते हैं। जब ये कैथोड है तो कैथोड पर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। और जब ये एनोड हो चुका है तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। और जब ये कैथोड हो गया है तो ये हो जाएगा एनोड। चार्ज दिखा दिया गया। और ये आपका बैटरी है, ये क्या है आपका बैटरी। आपको फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या था वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समझिए कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो इसके लिए तराजू भी रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, तराजू, तब ना वेट पता चलेगा। चलिए इतना करने के बाद तो ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से करंट देंगे आई, करंट क्या देंगे, आई। तो करंट आएगा यहाँ से, इधर से इधर से इधर से आएगा, इधर से इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इसमें आएगा, फिर इधर से इधर। सर्किट क्या हो गया, क्लोज नहीं हो गया। अरे करंट इधर से आया, बोलिएगा इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहा है, उल्टा। तो करंट इधर से आया, इसमें गया, इधर से फिर इसमें आया। तो करंट यहाँ पे दे रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप Ag, तो ये जब टूटेगा तो Ag प्लस NO3 माइनस, और ये जब जो टूटेगा बच्चे, ये जो टूटेगा तो ये CO2 प्लस SO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होगा क्या कि जो करंट जब देंगे, करंट जब देंगे इसमें, तो Ag जो है जमा होना शुरू करेगा, इलेक्ट्रोड पर क्या होना शुरू करेगा, जमा। तो यहाँ भी जमा होना शुरू करेगा, यहाँ कॉपर जमा होना शुरू करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को सबसे पहले क्या किया जाए, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड को बढ़िया साफ कर लिया जाता है, साफ करके दिया जाता है। ठीक है, बढ़िया साफ करके इसमें डिप किया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ समय तक करंट को प्रवाहित करेंगे, कुछ समय तक करंट आएगा जाएगा आएगा जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड को निकालेंगे, इलेक्ट्रोड को खींच के क्या करेंगे, निकालेंगे। निकालने के बाद उसको ड्राई करेंगे मतलब सुखाएंगे। उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे। उसको क्या करेंगे, इस पर जो जमा है, जो जम गया यहाँ पे, उसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो इसका भी निकाल लेंगे और इसका भी रगड़ के अलग अलग चीज़ में रख देंगे। और दोनों को तराजू में, तो समझिए यहाँ का जो वेट है, यहाँ का जो वेट है, इसको W1 मान, या मास बोलिएगा तो M1 M2, और इसका वेट को बोलिएगा W2। इसका वेट को क्या बोलेंगे, इधर का जो डिपॉजिट होगा उसको W1 मान ले, इसको क्या मान ले, W2। और दोनों को जब यानी कि W1 और W2 को जब तौला जाएगा, W1 और W2 को जब तौलेंगे तो दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि जो वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होता है। वेट क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट होता है। तो W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट के। यानी कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया कि W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट आ रहा है। और यदि फैराडे के फर्स्ट लॉ देखें, तो जो W है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, U। ये अंतर है दोनों में, ये क्या है, अंतर है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया गया कि कैसे क्या लिया गया है, कैसे आपका लिया गया है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, डिराइव कर देते हैं। इसको क्या करते हैं हम, इसका डेरिवेशन कर देते हैं। इसका डेरिवेशन हम कर देते हैं। आ रहा है बात समझ में, चलिए इसको डिराइव कर दें। तो आप क्या करें, इसका थोड़ा सा फिगर ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चे हमें जो प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है वो है जो आपका कि भाई W1, फैराडे के सेकेंड लॉ बोलते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है।
ये हमें प्रूव करना है। यही आपका क्या है, यही आपका है, आपका मतलब ये इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त हुआ। अब कैसे प्राप्त हुआ उसको देखना है। तो W1 एंड W2 क्या है, W1 एंड W2 ये आपका वेट है या फिर मास बोल सकते हैं, और E1 एंड E2 ये क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट। अब चलिए फ्रॉम थोड़ा सा आपका हेल्प लेते हैं किसका, फैराडे के फर्स्ट लॉ, फैराडे के फर्स्ट लॉ से लेते हैं थोड़ा सा हेल्प। उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे उसका हेल्प हम ले सकते हैं। जैसे कि वी नो दैट चलिए फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो पता है सबको, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सबको पता है। तो यहाँ पे क्या था कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q था, तो W इज इक्वल टू आया था आपका Z इंटू Q। इसको इक्वेशन, अभी इक्वेशन नहीं मानेंगे, तो ये वैल्यू तो आपको पता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं M इंटू जेड क्यू, M इंटू जेड क्यू। आप पे डिपेंड करता है क्या मानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताया गया था आपको, ध्यान में होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि भाई जो Z होता है, Z जो होता है, Z को बोलते हैं E बटा F, E बटा क्या है F, और Q जो होता है I इंटू T, ये भी पता। फिर E भी बता दिए कि E जो होता है, E को रहने दें क्योंकि ये इसको प्रूव करना है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसका n फैक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे तो E बराबर आपको बता चुके हैं कि भाई E बराबर जो होता है, E इज इक्वल टू होता है MW बटा n फैक्टर। ये सारी चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब क्या करें, ये सारे वैल्यू यदि पुट कर दें, ये सारे वैल्यू यदि पुट कर दें इसमें, मतलब Z का वैल्यू और Q का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा बच्चा W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T बटा F, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं आप W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T बटा 96500, ये भी लिख सकते हैं। इसको चलिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें लगा देते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ, फैराडे के क्या लगा देते हैं, फैराडे के सेकेंड लॉ लगा देते हैं, द्वितीय नियम लगा देते हैं। इसमें क्या लगा देंगे, फैराडे के द्वितीय नियम यदि हम इसमें लगाते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ तक समझ में आया। हमें प्रूव करना है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो W1 W2 वेट है, मास डिपॉजिटेड, वेट और मास डिपॉजिटेड कितना जमा हो रहा है, E1 एंड E2 है इक्विवेलेंट वेट। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि जब तक फैराडे के फर्स्ट लॉ आपको नहीं आएगा तो सेकेंड आप नहीं बना सकते। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, तो W बराबर ZQ, Z को E बाई F लिखते हैं, Q को I इंटू T लिखते हैं। तो W इज इक्वल टू हो जाता है E इंटू I इंटू T F। F का वैल्यू यदि हम पुट करें तो 96500 होता है। अब देखिए, अब देखते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके अनुसार यदि हम लिखें W1 एंड W2 को, तो क्या लिख सकते हैं। तो पहला इक्वेशन लिखाएगा, इसके लिए पहला चीज क्या लिखाएगा, यहाँ पे देखें, या फिर इक्वेशन एक नहीं माने, इसको हम कुछ नहीं मानेंगे। चलिए
अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो W1 जो है वो लिख सकते हैं आप E1 इंटू आई इंटू टी बटा 96,500। तो आपका यहाँ दिमाग में आ रहा होगा कुलफाती, क्या आ रहा होगा कि सर I1 T1 क्यों नहीं लिखे। अरे बुढ़वा करंट क्या है, सेम है ना, करंट जो उसमें डाल रहे हैं क्या है, सेम है, तो टाइम भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बैटरी एक ही लगा है ना, एक ही सोर्स से करंट जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ करंट क्या है, सेम है, अमाउंट ऑफ करंट दोनों के लिए क्या है, सेम है, आपका इधर के लिए भी और उधर के लिए भी। यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मान लें इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। और यदि इक्वेशन 2 लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फॉर W2, तो W2 लिखा जा सकता है E2 I इंटू आई और इंटू टी बटा 96,500। इसको क्या मान लें, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि हमें प्रूव करना है W, ये फैराडे के सेकेंड लॉ है, फैराडे के सेकेंड लॉ से आया कि भाई W1 बटा W2 बराबर होता है E1 बटा E2। ये दोनों क्या है बता दिए। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के थोड़ा सा सहायता लेंगे हम लोग। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से आपको ये मिला कि W बराबर इतना होता है। अब यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर है, तो दोनों के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक को W1 मानेंगे, एक को W2 मानेंगे। यहाँ इक्विवेलेंट वेट E1, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हुआ, दोनों को क्या करेंगे, एक को 2 से डिवाइड कर देंगे, एक को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका। तो ठीक है, इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। आपका काम हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आप क्या करना, एक को 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए, W1 बटा W2 इज इक्वल टू E1 इंटू आई इंटू टी बटा 9। देखिए W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ जी, E1 इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500। W2 का वैल्यू कितना है, E2 इंटू आई इंटू टी बटा 96,500। और यदि इतना खेला नहीं करना है आपको, है ना, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब देखिए करंट सेम है, टाइम सेम है, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, करंट टाइम कैंसिल। तो एक्चुअली बचा क्या आपका, फाइनली बच क्या रहा है, W1 W1/W2 इज इक्वल टू क्या चीज़, इक्विवेलेंट वेट बटा इक्विवेलेंट वेट E1 बटा E2। यह क्या है, ये क्या बताता है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस तरह से जब एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक कम से कम लिख देंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का रहता है, या फिर डेफिनेशन भी लिखेंगे तो काम चलेगा, फार्मूला बाद में बैठा देंगे, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि W1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट, यानी कि एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, W1 बटा E1, है ना, W1 बटा E1 बराबर होता है आपका एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एक कांस्टेंट। या फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ये डायरेक्ट आ गया, है ना। या फिर इसी को और कैसे लिखा जा सकता है, और इसी को और क्या लिख सकते हैं आप, W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2। इसमें कोई बुराई है नहीं है।
अरे यार इसको इधर लाइएगा, इसको इधर कीजिएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। W1/E1 इज इक्वल टू होता है W2/E2 भी लिख सकते हैं, W1/E1 बटा W2/E2 भी लिखा जा सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। तो एक रेशियो है, रेशियो जो है दोनों इक्वल हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है बच्चे, इक्वल हो जाते हैं, दोनों का रेशियो क्या होता है, जब तोलेंगे तो दोनों के क्या होता है, इक्वल हो जाता है, रेशियो आपका इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग फैराडे के सेकेंड नियम को भी देख ली। अब जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है वो बैटरीज है, जो कि सबसे आसान टॉपिक है। बैटरी, प्राइमरी बैटरी क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, लेक्लांचे सेल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब बैटरी बच गए, तो जो इम्पोर्टेंट टर्म था यहाँ पूरा ख़त्म हो गया है। और यदि किसी को न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, और नोट्स जितना जल्दी हो सके आप लोग पूरा करें। आपको बार बार बोल रहे हैं कि नोट्स जल्दी से जल्दी पूरा करें, ताकि क्या होगा, आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको ठीक लगे, क्योंकि नहीं तो फिर आपको क्या हो जाएगा, लेक्चर पर लेक्चर बोझ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, अभी इतना। फिर न्यूमेरिकल चाहिए तो जल्दी से करेंगे, तो हम इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर देंगे, उसके बाद हम लोग बैटरी। अब इस चैप्टर का सबसे आसान पोर्शन बचा हुआ है, जो कि मतलब मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए आज तो इतने ही। तो आप क्या करें, वीडियो यदि आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। तो अब देखिए रात का 11:15 हो गया है। ठीक है, क्योंकि सुबह इस वीडियो को क्या करेंगे, डालेंगे, है ना, तब ना आप लोग देख पाइएगा। तो ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करते रहें, नोट्स बनाते रहें, मस्त रहिए। ठीक है बच्चे, ओके, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।